एक बड़े घर में लता नाम की औरत थी। उसकी एक बड़ी बहू थी। वो दिन भर अपनी सास पर हुक्म चलाती रहती थी। माँ जी, ये टॉवल यूज करने के बाद आपने यहीं रख दिया। अरे इसे सही जगह रख देती तो क्या हो जाता। आपको पता है ना हमें कितने काम होते हैं घर के अंदर। अरे बहू, मैं उसे रखना भूल गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं सास नहीं बल्कि तुम सास हो। माँ जी, सारा दिन काम करते करते मैं थक जाती हूँ। आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता। देखिए अब बहुत हुआ। अब मेरे दोनों देवर की शादी कर दीजिए। आखिर इस घर में देवरानी आएंगी तभी तो मुझे थोड़ी सी राहत मिलेगी। बहू, तूने बात तो बिल्कुल सही कही है। दोनों बेटे जवान हो रहे हैं और उनकी शादी का समय है। मुझे उनकी शादी करवा देनी चाहिए। अरे माँ जी, अगर दोनों की शादी हमारे साथ करवा दी होती तो आज तो दो देवरानी के ऊपर राज कर रहे होते हम, राज। अपनी बहू की बात सुनकर सास बहुत हंसती है। जहाँ बहू अपनी देवरानी के आने इंतजार कर रही थी ताकि वो उन पर भी अपना हक जमा सके, पर उसे क्या पता था आगे क्या होगा। पंडित जी, अगर आपने लड़कियां दिखाई हैं तो मैं इतना अच्छे से जानती हूँ कि वो लड़कियां सुलझी हुई, समझदार और अच्छे घर की ही होंगी। अरे चिंता मत करो बहन, बहुत अच्छे घर से हैं रिश्ते। एक बार रिश्ता करके तो देखो। फिर वो पंडित की बात सुनकर अपने दोनों बेटों की शादी तय कर देती है और जल्दी ही दोनों बहुओं को घर ले आती है और जेठानी उनका गृह प्रवेश करवाती है। अरे आओ आओ देवरानी जी, आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अब हुई ना मैं इस घर की जेठानी। बड़ी ही चाव से वो अपनी देवरानियों से बात करती हैं। ऐसा बर्ताव देखकर दोनों देवरानियां बहुत खुश होती हैं। बड़ी बहन जैसी जेठानी मिल रही है हमें। सबसे बड़ी बात तो यही है कि मैं बहुत खुश हूँ जेठानी जी। और देखा, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा अपने ससुराल में आकर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ मानो जैसे मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। इतनी अच्छी सास और जेठानी जो मिली है। हम तो है ही अच्छी, शुरुआत में तो सब हमें बहुत अच्छा कह देते हैं, लेकिन बाद में हम उन्हें कांटों की तरह चुभने लगते हैं। जेठानी जी, आप क्या कह रही हो? मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हाँ जेठानी जी, कौन है जिसकी नजरों में आप कांटों की तरह चुभती हो? ये तो बात की बात है। खैर छोड़ो, अब तुम इस घर में आ गई हो तो मेरी आधी से ज्यादा चिंता खत्म हो जाएगी। तुम दोनों मिलकर घर को संभालोगे और मैं तुम्हारे आगे के लिए इस काबिल तुम्हें बनाऊंगी। हम तीनों बहनों की तरह पूरे घर को संभाल लेंगे जेठानी जी। हाँ हाँ, जितने ख्वाब देखने हैं देख लो। आगे तुम्हें पता चलेगा धीरे धीरे कि देवरानी बनने का क्या नतीजा होता है। अगले दिन सवेरे जेठानी जल्दी से उठकर अपनी देवरानियों के दरवाजे पर चली जाती है और उनको तब तक उठाती है जब तक वो उठ नहीं जाती। अरे अरे, अभी तक सो रही हो? ओहो, आज तो तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है और पहले रसोई की रस्म भी तो करनी बाकी है। अभी तक सोती रहोगी तो बाकी के काम कैसे होंगे? जेठानी दरवाजा खटखटाती रहती है जब तक कि दोनों देवरानियों नींद से उठ नहीं जाती। हे भगवान, अभी तो सुबह के 4 ही बजे हैं और जेठानी जी इतनी जल्दी आ गई हमें उठाने के लिए। इन्होंने तो नींद भी पूरी नहीं करने दी। उसके बाद दोनों देवरानियां उठकर तैयार होकर अपनी जेठानी के पास आती। बताइए जेठानी जी, हमें क्या करना है? उसके बाद दोनों देवरानियां को जेठानी एक लंबी लिस्ट हाथ में देती है। पहले तो सुबह की मंडी से ये सारी सब्जियां लेकर आओ। इसके बाद जो जो डिशेस मैंने इसमें लिखी है अपनी पहली रसोई की रस्म में वही बनाना। और हाँ, स्वाद का ज्यादा अच्छे से ख्याल रखना, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अपनी जेठानी का ऐसा बर्ताव देखकर उन्हें बड़ा ही अजीब लगता है। उसके बाद दोनों देवरानियां सब्जी मंडी से सब्जी लाकर ढेर सारा खाना तैयार करती है और उसके पूरा खाना बनाकर वो टेबल पर अच्छे से लगा देती है। थोड़ी देर बाद जब सास उठकर आती है और इतना सारा खाना बना देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। भगवान, इतने सारे पकवान! यकीन नहीं होता सुनीता बहू, आज कौन सा भूत सवार हो गया है तुम्हारे ऊपर जो तुमने इतनी मेहनत कर ली। माँ जी, मेहनत करी नहीं, करवाई गई है अपनी देवरानियों से। अब आपको तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है। मैंने सोचा मैं ही इन्हें अभी से सिखाना शुरू कर दूं कि जिम्मेदारियां कैसे उठाई जाती हैं। ये तो अभी शुरुआत है और ये उनकी पहली रसोई की रस्म है। अरे पहले दिन पर इतना सारा खाना बनवाने की क्या जरूरत थी? बेचारी अभी अभी तो आई ही है। ये सुनकर दोनों बहुएं मन ही मन सोचने लगती हैं। काश की जेठानी जी हमारे बारे में थोड़ा सा सोचा होता। कितनी मेहनत लगी है इतना सारा खाना बनाने में। अरे जब गृह प्रवेश हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे जेठानी नहीं कोहिनूर का हीरा मिल गया हो, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे क्यों जेठानी मिली है हमें। सबसे ज्यादा तो जेठानी अपनी ही चला रही है। दोनों नई बहुएं अपनी जेठानी के ऐसे बर्ताव से परेशान हो जाती हैं। अब पहले दिन इतना काम करवाती है और अब तो आए हर दिन जेठानी अपनी देवरानियों से ही सारा काम करवाती है। उन्हें दिन में भी आराम नहीं करने देती है। भगवान, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। हमारी जेठानी तो हमसे बहुत काम बताती है, चैन से बैठने ही नहीं देती। मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि हमारी जेठानी अपने मायके ही चली जाए। इनके जाने के बाद थोड़ी सी शांति तो मिलेगी घर में। छोटी बहू ने जो भी कहा मानो वो एकदम से सच हो गया हो। थोड़ी देर बाद जेठानी अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे मायके जाना है। अरे बहू, ऐसी बात है तो अभी ही निकल ले। जा, ऐसे वक्त में तुझे वहीं पर होना चाहिए। अपनी बहू की बात सुनकर लता उसे उसके मायके भेज देती है, जिसके बाद दोनों देवरानियां बहुत खुश होती हैं। चलो शुक्र है, घमंडी जेठानी हमारी मायके तो चली गई।
हमारी जेठानी मायके चली गई। ओए होए, अब तो मजा ही आ गया। अब तो हमारे ऊपर हुक्म चलाने वाला कोई नहीं होगा और हमारी बेचारी सास तो कुछ बोलती ही नहीं है। अपने जेठानी के जाने के बाद दोनों देवरानियों बहुत ही खुश होती हैं और अब दोनों बहनें मिलकर एक साथ घर के काम करने लगती हैं। अब अपने हिसाब से काम करके फ्री होकर बैठ भी जाती हैं और ऐसे ही खुश रहने लगती हैं। क्या बात है, तुम दोनों जब से सुनीता गई है बहुत खुश नजर आ रही हो। क्या तुम्हारी उसके साथ बनती नहीं है? माँ जी आप भी कैसी बातें कर रही हो, बनेगी तो तब ना जब जेठानी जी हमारे साथ अच्छे से रहेंगी। अरे वो तो पूरा हुक्म चलाती है, जेठानी होने का घमंड दिखाती है। सही कहा आपने माँ जी, अब तो हमें इंतजार रहेगा कि कब जेठानी अपने मायके जाएंगी। अच्छा तो ये बात है, तुम उसके मायके जाने पर खुश तो हो, लेकिन तुम्हारी जेठानी का क्या होगा जब तुम दोनों अपने मायके चली जाओगी? क्या कहना चाहती हूँ माँ जी, मैं समझी नहीं। हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। अपने कान इधर लेकर आओ, मैं तुम्हें समझाती हूँ। उसके बाद सास लता अपनी बहुओं के कान में कोई प्लान बताती है, जिसके दोनों बहनें हंसकर अपने कमरे में जाकर सामान बांधकर अपने मायके जाने लगती है। एक तरफ से जेठानी घर आ रही होती है। अरे ये क्या बात हुई, अभी तो मैं अपने मायके से आई हूँ और तुम फौरन अपने मायके जा रही हो। हाँ, हमें अपने मायके वालों की याद आ रही है। मैं भी अपने परिवार वालों से बहुत समय से मिली नहीं हूँ। ऐसा बोलकर दोनों बहुएं अपने मायके चली जाती हैं। उसके बाद लता घर के सारे काम अपनी बहू से करवाती है। ये देखो, घर के अंदर चारों तरफ जाले ही जाले लगे हैं। ये किचन कितने महीने से साफ नहीं हुआ है ये बता दो। और इस सोफे में कितनी धूल मिट्टी है, दिखाई देती है तुम्हें या नहीं? अरे आपको क्या हो गया है, पहले तो आपने इस तरह का बर्ताव कभी नहीं किया मेरे साथ। पहले जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जरूरत है। अब तुम्हें जो मैं कहती हूँ वो सब करना होगा। जितना भी मैंने तुम्हें काम बताया है वो आज के आज ही खत्म हो जाना चाहिए। इतना बोलकर लता कमरे में जाकर सो जाती है, जिसके बाद बड़ी बहू आंखों में आंसू लिए घर के सारे काम करने लगती है। पता नहीं क्या हो गया है माँ जी को, आज से पहले कभी उन्होंने इतनी ऊंची आवाज में इतना तेज चिल्लाकर मुझसे कभी बात नहीं की। बिल्कुल ऐसी बातें कर रही है उन्होंने मुझे जैसे अपनी देवरानियों से मैं करती हूँ। ऐसा सोचते हुए उसे तुरंत अपनी बात याद आ जाती है। अच्छा अब मुझे समझ आया कि माँ जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब अकेले ही खुद को घर का सारा काम करना पड़ रहा था, जिसके चलते उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब सब समझ जाती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर वो सभी काम करके अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी मुझे समझ आ गया है कि आपने आज मुझे ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि मैं अपनी देवरानियों के साथ ऐसा ही करती हूँ। उन्हें घमंड दिखाती हूँ अपने औंधे का, जो कि मुझे नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन आज के बाद मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करूंगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। मुझे तो लगा था बहू तुम्हें समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और मुझे इस खेल में मजा भी आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें बहुत जल्दी समझ आ गई। अच्छी बात है, मैं कल ही तुम्हारी देवरानियों को वापस बुला दूंगी। अब उसके बाद अगले दिन सवेरे ही लता अपनी दोनों बहुओं को वापस घर बुला लेती है और अब जेठानी उनसे माफी मांगती है और उस दिन के बाद से सभी मिलजुल कर काम करने लगती है और खुशी खुशी मिलकर